Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am going to teach you a new topic of organic chemistry, and in this topic we will study about language of aeroformalization in organic chemistry. So we will start the organic chemistry or reaction mechanism from today. Okay, so without wasting time, let's get started. तो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फेज जो कि जीओसी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं, मैकेनिज्म कैसे की जाती है। मैं बहुत सी ट्रिक बताने वाली हूँ ऑर्गेनिक के लिए, इसलिए मुझे ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी पड़ी कि बहुत सी ट्रिक भी बतानी है, तो वो सीरियल वाइज आएंगी। तो उसके बाद हमने कहा कि SN1 SN2 E1 E2 ट्रिक से आपको पढ़ाऊंगी, बहुत सी चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग से ही हम पढ़ेंगे बेसिक से, तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म इजीली आ जाए। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट आज वीडियो बना रही हूँ, तो इसको देख लीजिए। क्या है लैंग्वेज ऑफ एरोफॉर्मलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप अलग अलग टाइप के एरो देखेंगे, तो उन एरो के बारे में एक शॉर्ट वीडियो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है। अब आप कहेंगे कोई टॉपिक नहीं होता, यस ये टॉपिक है, इस एरो से ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी एरो के बेस पे सीखी है, इसीलिए इस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो हमें एरो पढ़ने हैं, 5 टाइप्स के एरो हैं, जिसमें कि फर्स्ट एरो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कहता है, पहला है फुल हेडेड कर्व्ड एरो। कर्व्ड मतलब होता है मुड़ा हुआ। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कर्व्ड एरो। तो ये जब फुल हेड वाला, फुल हेड मतलब ये दिख रहा है आपको एरो, एक इस डायरेक्शन में अगर मिड से देखें, मिड साइड इस साइड को भी है एरो, इस साइड को भी है एरो, तो हम इसे बोलेंगे फुल हेडेड, और कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, कर्व्ड एरो। तो इसका काम है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताता है इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को। तो आपको मैं इतना बता दे रही हूँ, तो ये खाली इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को शो नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स के मूवमेंट को बताएगा। मींस एक टाइम में अगर ये एरो आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो आप समझ लेना कि 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। ध्यान देना है कि 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अगर ये वाला एरो दिखेगा तो देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा रिच एटम या रिच स्पीसीज से पुअर की ओर को होगा। ये तो आपको पता है, रिच वाला ही डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एरो का मतलब क्या होता है, जहां टेल आती है, ये टेल या पूंछ दिखाते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जहां से जाएंगे वो शो कर रहा है ये टेल को, और जहां पहुंचना है फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल पोजीशन जो होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर जहां पहुंचेगा, जिस गरीब के पास पहुंचेगा, तो ये वो दिशा है। ठीक है, जहां से चलना शुरू हुए इलेक्ट्रॉन लेके, ये पोजीशन है, टेल आएगी, और जहां लास्ट में पहुंच गए इलेक्ट्रॉन पेयर, जहां पहुंचेगा डेस्टिनेशन, वो फुल हेड से आएगा। ये हेड आ गया और ये टेल आ गया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, रिच स्पीसीज, ये पुअर, तो पुअर को हमने डोनेट किए हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये जब आपको एरो दिखाई देगा, ये दो तरीके से हम इसको समझेंगे। पहला है, अगर एरो स्टार्ट होता है किसी एटम से, है ना, ये एरो आपको किसी एटम से निकलता हुआ भी दिखाई दे सकता है, या फिर ये एरो आपको 2 एटम के बीच मतलब बॉन्ड से निकलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो किसका क्या मीनिंग होगा, तो देखिएगा, पहला, अगर एरो आपको किसी एटम से निकलता हुआ दिखाई दे, जैसे कि इसमें देखिएगा, इसमें दिख रहा है इस एटम के सिर से, यहाँ पर टेल दिख रही है इस एटम के, वहां पर ये टेल एटम के सिर से जा रहे हैं 2 एटम के बीच चला गया। तो अगर एरो स्टार्ट होता है किसी एटम से, तो ये माना जाएगा वो एटम, ठीक है, जहां पर टेल आई है वो एटम रिच है। तो 2 कंडीशन है, या तो उसके पास लोन पेयर हो सकते हैं, हम रिच किसे कहते हैं, या तो जिसके पास लोन पेयर हो या जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, उसी को तो रिच कहते हैं। ठीक है, जब 2 एटम के बीच अगर बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड में पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये माना जाता है कि इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, ए का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, बी का। तो इस बात को ध्यान में रखना, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। बॉन्ड बना है तो ये कंडीशन फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो अब यहां देखिएगा, ये बी है, ठीक है, तो ये तो बी एटम पे मैंने एरो लगाया है, तो एरो लगाया है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और रिच होने के लिए कंडीशन है या तो लोन पेयर होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो अभी ये लोन पेयर इसके खुद के थे, ठीक है।
अब क्या करना पड़ा, दो के दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, किसी से मांगे भी नहीं है इसने, तो इसी के हैं, लेकिन अभी इसको देना पड़ रहा है, अपने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, तो एरो का टेल आ रही है इसकी ओर क्योंकि इसने दिए हैं, और हेड आ रहे हैं दो एटम के बीच जहां पर डेस्टिनेशन है। तो जैसे ही ये दो के दो इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, इन दो एटम के बीच जाएंगे, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। अब दो दो एटम के बीच बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसका माना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका माना जाएगा। तो अब कहें तो बोरोन बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा, बी के पास कितना बचा है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा है। इसको देखिए केवल पिंक वाले बॉन्ड को, क्योंकि बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन ए का माना जाएगा, एक बी का। तो बोरॉन के पास पहले कितने थे, दो, अब कितने बचे, एक ही। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसको कमी हो गई, पहले दो थे अब एक ही माना जाएगा, तो कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो एक पॉजिटिव चार्ज, जब भी हम कभी करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एक की कमी हो जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, और तब भी नहीं आया है तो मैं ट्रिक से बताऊंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी कंडीशन में किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो रहे हैं, तो कंडीशन वही है, एटम से अगर इलेक्ट्रॉन एरो चलना शुरू हुआ है, मतलब वो एटम रिच है। और रिच कब होता है, जब उस पर या तो लोन पेयर हो, वो तो बना दिया, या फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो पहले ये भी समझिए किसी एटम पे नेगेटिव कब आएगा। देखिए ये एटम था, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, पहले से इस बोरॉन का अपना एक इलेक्ट्रॉन था बस, ठीक है। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से छीन लिया, बाहर से मांग लिया, तो किसी से हम एक इलेक्ट्रॉन मांगेंगे तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव बाहर से लिया है इसलिए नेगेटिव लिखा है। एक इलेक्ट्रॉन पहले से इसका खुद का था, एक किसी से इसने छीन लिया, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहे हैं, वही है, एक एटम से एरो चलना शुरू हुआ और दो एटम के बीच चला जाएगा। तो दो एटम के बीच गया, तो दो इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ पर, वो यहाँ पर चलेगी इन दो के बीच, तो क्या माना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का। अब देखते हैं इस बी पे चार्ज आएगा या नहीं। देखिए इस बोरॉन का खुद का कितना इलेक्ट्रॉन था, तो आप कहोगे इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन था। दो क्यों नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो किसी और से मांगा था ना इसने, इसलिए इसका नहीं था, वो छीन रखा था इसने, ठीक है। तो इसका खुद का केवल एक इलेक्ट्रॉन था। तो अभी भी देखिए इस बॉन्ड की भी बात करें तो इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, एक ए का हो गया, तो क्या इस पे कोई चार्ज आएगा, पहले भी एक ही इलेक्ट्रॉन था, अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा। इजी है, ये तो ट्रिक से भी बताऊंगी आपको। तो आपको फॉर्मल चार्ज भी निकालने आने चाहिए। साथ में फिर नेक्स्ट कंडीशन में आपको बता रही हूँ, हो सकता है एरो स्टार्ट हो रहा हो कहाँ से, दो एटम के बीच से। जैसे ये था, एक एटम से एरो स्टार्ट हो रहा है, टेल एटम पे आ रही है, और एरो आ रहा है दो एटम के बीच, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। एरो स्टार्ट हो रहा है दो एटम के बीच से, और एंड कहाँ हो रहा है, एक एटम पर, इसका जस्ट अपोजिट। तो इस कंडीशन में क्या है कि जैसे ही बॉन्ड कहीं को भी बना सकते हैं एरो की डायरेक्शन, वैसे मैं फिर भी आपको बता दूं, एरो की डायरेक्शन उस एटम की ओर को होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा, आफ्टर मूवमेंट ऑफ, अब देख लीजिए ये अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहां से, मान लीजिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं, ये एरो दिखा रहे हैं, इस एरो का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, और बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो ये दो के दो इलेक्ट्रॉन ए पे चले गए, तो दो के दो इलेक्ट्रॉन ए पे चले गए। तो इस पे चार्ज की बात करते हैं, तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे ए पे, तो क्या यहां पर कुछ बचेगा, नहीं, तो इसका मतलब बॉन्ड टूट चुका है। अब बात करते हैं चार्ज क्या आएगा। इस बॉन्ड की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था, लेकिन अभी देखो क्या हुआ, बॉन्ड जब टूटा, एरो डायरेक्शन यहां को गया, तो ए ने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन तो ए का ही था, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने बी का भी ले लिया, तो दूसरा बी का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब बी की बात करें, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक तो माना जाएगा ना, एक बी का था, एक ए का था, तो बी का एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन क्या अभी उसके पास कुछ है, नहीं, क्योंकि दो के दो इलेक्ट्रॉन मतलब अपना भी और उसका भी दो के इलेक्ट्रॉन ए ले गया, तो क्या बी के पास कुछ है, नहीं, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आता है। चलिए तो मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। इस एरो का मतलब समझ लीजिए, जहाँ टेल होगी, पूंछ होगी, वहां आप पॉजिटिव लिख देना, क्योंकि वहां कमी हो जाएगी, और जहां जा रहे हैं वहां अधिकता हो जाएगी तो नेगेटिव। तो ट्रिक क्या है देखिएगा, जैसे ये मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, इसमें आपने दिखना है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और आपने दिखाना है बॉन्ड मूवमेंट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, और आपको दिखाना है कि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होगा, ठीक है।
तो ये है कंडीशन होती है, या लोन पेयर को किसी भी कंपाउंड में अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो नेगेटिव चार्ज को रिच माना जाता है, लोन पेयर वाले एटम को रिच माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वहीं से शुरू होता है। तो ठीक है, ट्रिक से बता रही हूँ, ठीक है। अब आपको पता है एक एटम का नेगेटिव चार्ज है, वो दो एटम के बीच जाएगा, दो एटम के बीच गया, ठीक। वैसे ही दो एटम के बीच ठीक उसी समय, क्योंकि क्या हो जाएगा, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो एक बॉन्ड बनेगा, तो इस कार्बन में कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 तो हो नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, कार्बन में 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं ना, तो एक बॉन्ड तुरंत आगे मूव करेगा। तो एक एटम का नेगेटिव चार्ज दो एटम के बीच चला गया, और दो एटम के बीच का बॉन्ड एक एटम पे चला गया, उल्टा हो रहा देखिए, एक एटम का दो एटम के बीच और दो एटम के बीच का एक एटम पे जा रहा है। अब एरो की डायरेक्शन देखिए, तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऐसा आपको दिखाई दे, टेल पे पॉजिटिव और हेड पे नेगेटिव लिख देना, ठीक है। तो टेल ये आ रही इस एटम पे, सल्फर पे, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिख दिया, हेड आ रहे हैं दो एटम के बीच, तो यहाँ पर नेगेटिव। फिर वही करेंगे, टेल आ रहे हैं दो एटम के बीच, तो यहाँ पॉजिटिव, और हेड आ रहे हैं नाइट्रोजन पे नेगेटिव। तो अब मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूं। जब इस एटम पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सल्फर पे पहले था नेगेटिव, अब है पॉजिटिव, ठीक। तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसी एटम पे नेगेटिव था और इसी एटम पे अब पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कोई आवेश नहीं आएगा, ठीक। इतना आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, कंफर्म। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दो एटम के बीच नेगेटिव आया है, तो जब दो एटम के बीच नेगेटिव आएगा, दो एटम के बीच नेगेटिव, तो मतलब आपको एक बॉन्ड बना देना है, ठीक है। दो एटम के बीच अगर नेगेटिव आपको दिखाई देता है ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो एक बॉन्ड बनाना है, ठीक। उसी प्रकार फिर इधर आ जाते हैं, यहाँ तो कर लिया हमने, इधर अगर दो एटम के बीच पॉजिटिव आए, नेगेटिव, दो एटम के बीच नेगेटिव मतलब बॉन्ड बनाना है, और पॉजिटिव मतलब कमी कर देनी। अगर दो एटम के बीच पॉजिटिव आए मतलब एक बॉन्ड कम कर दो, तो तीन बॉन्ड थे, अब कितने कम करेंगे, एक कम करेंगे तो दो ही बचेंगे, ठीक। उसके बाद हेड आ रहे हैं, इस एरो का हेड आ रहे हैं, जहां पर नेगेटिव चार्ज हम कहते हैं, एरो का हेड आ रहे हैं एक एटम पे, तो एक एटम पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। और ओवरऑल भी देखिए, इस मॉलिक्यूल में भी एक नेगेटिव है, इसमें भी एक नेगेटिव है, तो कंडीशन भी मेंटेन होनी चाहिए, जितना चार्ज है फॉर्मल चार्ज भी कंजर्व होना चाहिए। ऐसे ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला केस। देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा रिच से पुअर की ओर, तो ये तो पुअर है ना, पुअर है, तो इसकी ओर को इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां से पॉजिटिव नहीं जाएगा, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। रिच से पुअर, रिच कौन होता है, या तो लोन पेयर, या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर अगर दो एटम के बीच की जाए तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को भी रिच माना जाता है। तो यहां पर दिख रहा है डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव की ओर को जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव के ये पाई बॉन्ड सीधे सीधे मूव करेगा यहां पर। तो ट्रिक लगाते हैं, यहां पे आएगा, दो टेल आ रही है इन दो एटम के बीच, तो यहां पर लिखेंगे, टेल में लिखते हैं डेल्टा पॉजिटिव, और यहां पर आ रहे हैं, ये बॉन्ड यहां गया है, तो हेड आ रहे हैं दो एटम के बीच यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल वही लिख दिया मैंने, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, नेगेटिव का मतलब है कि आपने एक बॉन्ड बना देना है, दो एटम के बीच नेगेटिव मतलब एक बॉन्ड बना देना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो एटम के बीच पॉजिटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव का मतलब एक बॉन्ड कम कर देना है, ये तो दो एटम के बीच की बात, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने कहा ओवरऑल चार्ज भी मेंटेन रहना चाहिए, इसमें तो एक पॉजिटिव है, तो इसमें क्या एक पॉजिटिव है, नहीं, तो कहीं तो कमी होगी, कहीं तो हमने कमी किया, तो अब हम बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर कार्बन की बात करें 1 2 और 3 4 दो हाइड्रोजन है कंप्लीट, इसकी बात करें तो 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन कंप्लीट, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन की बात करें, दो हाइड्रोजन एक बॉन्ड, तीन ही बॉन्ड है, तो मतलब यहाँ कमी है, तो वो पॉजिटिव जो यहाँ था अब यहाँ चला जाएगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जहां से बॉन्ड चलना शुरू हुआ है, ठीक है, अगर ये यहां से चलना शुरू हुआ है तो यहाँ टेल आ रही है ना, टेल के कारण एक बॉन्ड कम हुआ, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन भी कम होता है, इसलिए पॉजिटिव आता है। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गई हो। जैसे इसे भी देख सकते हैं आप, जैसे ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये रिच है, तो ये अटैक करेगा, एक एटम के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अभी कंडीशन है H2O से ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है,
ये अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, ऑक्सीजन पे तो करेगा नहीं क्योंकि ये भी रिच होता है, तो वो पुअर पे करेगा, और पुअर कौन होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हो गया क्या, आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, हाइड्रोजन को दे रहा है ना 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ध्यान से, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन को तो ये ऑक्सीजन दे रहा है 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन को इन इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन अपना भी वो कहेगा ऑक्सीजन से तू ही ले ले, तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, देखिए HOH, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को दिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो एक बॉन्ड बन गया। अब दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है, तो अगर ध्यान से देखिएगा ऑक्सीजन के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, तो पहले थे 2 इलेक्ट्रॉन, अब माने जाएंगे एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन के पास चला गया, कमी हो गई, तो एक पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा इस बॉन्ड की अगर बात करें OH वाले बॉन्ड की, तो ऑक्सीजन का खुद का कितना इलेक्ट्रॉन था इस बॉन्ड में, एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, पहले एक ही था, अब हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, इसको भी आप करके देख सकते हैं, नेगेटिव वाला बॉन्ड बनाएगा, ट्रिक बॉन्ड वाला यहाँ पर नेगेटिव बनाएगा, तो ट्रिक लगा लेते हैं, ट्रिक से ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ पर टेल आ रही वहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, जहाँ पर हेड आ रहे हैं वहाँ पर नेगेटिव, जहाँ पर टेल आ रही है वहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, और जहाँ पर हेड आ रही है इस एटम पे डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल है, इस एटम पे पॉजिटिव आ रहे हैं और इसी पे पहले नेगेटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा तो कोई चार्ज नहीं। अब नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं 2 एटम के बीच, तो नेगेटिव जब 2 एटम के बीच आते हैं तो हमें एक बॉन्ड बनाना पड़ता है, बना दिया। वैसे ही ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पर 2 एटम के बीच, तो 2 एटम के बीच पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एक बॉन्ड कम कर दो, कम कर दिया। अब ये देखिएगा एरो आ रहे हैं, लास्ट में एरो गया है एक एटम पे, ये कार्बन एटम है, इस पे गया है, तो एक एटम पे गया है एरो का सिर, तो एरो का सिर में हमेशा क्या आता है, एरो के हेड में नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे बन गया। वैसे इसका भी कर सकते हैं, ये जो बना था हाइड्रोनियम आयन OH नेगेटिव रिवर्स रिएक्ट करेगा, नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा है, तो ये दोबारा H को अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन H से बोल रहा है कि हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हम बॉन्ड बना लेते हैं, तो H क्या करेगा, इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही था, एक H का था, तो H कहेगा अपना इलेक्ट्रॉन भी, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मैं इसी को दे देता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन पे कमी है भी पॉजिटिव चार्ज, तो बन जाएगा HOH, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए वापस, प्लस H क्या हो गया, H यहाँ से कुछ भी नहीं लेके गया, और वैसे भी देख लीजिए ये H है, ठीक है, इसको किसने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए हैं, तो एक H का एक ऑक्सीजन का, ठीक है, और वैसे भी इस पे नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इसने किसी और से मांगा था, तो इसका खुद का क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन, और अभी भी आप देखोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। नेक्स्ट एरो होता है कर्व्ड या फिशुक एरो, ये एरो जो है वो यूज करेंगे मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा एक टाइम में। देखिए डबल हेड वाला जो बनाया था हमने, डबल हेडेड कर्व्ड एरो, वो तब होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ध्यान रखिएगा, और ये वाला कर्व्ड एरो फिश हुक कहते हैं, ठीक है, मतलब वो फिश को निकालने वाला कांटा बोल सकते हैं इसको, तो ये एरो तब यूज करेंगे जब बॉन्ड से केवल एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, तो जैसे कि ऐसी कंडीशन ज्यादातर उनमें होती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही आएगा जब 2 एटम के बीच क्या हो, 2 सिमिलर एटम हो, सिमिलर मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो एग्जैक्टली सेम हो, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक लिटिल सा डिफरेंस हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एटम ले जाएगा अगर दोनों की पावर बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, मतलब कहने का मतलब है दोनों की पावर बराबर है। अब वो दोनों अलग होना चाहते हैं, तो ये कहेगा एक इलेक्ट्रॉन मैं ले जाऊंगा क्योंकि मेरा है, और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, इस एटम पे भी एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम पे भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एरो जो है फिश एरो, ये होमोलिटिक फिजन को दिखाते हैं, मतलब होमोलिटिक मतलब इलेक्ट्रॉन जब
ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इक्वल इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिश हुक एरो जहां पर भी लगेगा उसके बाद जो स्पीसीज बनेगी वो फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन उन पे होगा। तो इसमें भी वही होता है, ये टेल शो करता है जहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ये हेड मूव करता है जहां एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये डेस्टिनेशन है जहां पहुंचेगा, और ये टेल है जहां से चलना शुरू हुआ था। ये कंडीशन ज्यादातर ऐसे रिएक्शंस के लिए आती, केमिकल रिएक्शन के लिए, जिसमें आप पेरोक्साइड कंपाउंड लेते हैं या यूवी लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती हैं वो यही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करती हैं। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपको यही वाला करना होगा, फिश हुक एरो लगाना होगा। इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, फुल हेडेड स्ट्रेट एरो। इसका ऑर्गेनिक में कम थोड़ा यूज है, बहुत ज्यादा नहीं, इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, फुल हेडेड एरो ये दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर। तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे, इसमें आप क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये हमारा रिएक्टेंट होगा, जहां टेल आएगी इसकी स्ट्रेट हेड एरो की, जो टेल आएगी वो शो करेगा कि ये रिएक्टेंट है, और जहां की ओर को एरो का हेड आएगा ये बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये मेनली इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है, जो एक ही डायरेक्शन में जाती, मतलब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद रिएक्शन रुक गई, तो उनके लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जैसे कि आप नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ टाइप का, वो है स्ट्रेट फिश हुक एरो। फिश हुक मतलब हाफ एरो आएगा, ठीक है। तो ये होता है रिवर्सिबल के लिए, जैसे ये था सिंगल हेड और स्ट्रेट एरो, ये था किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए। वैसे फिश हुक स्ट्रेट एरो जो होता है इरिवर्सिबल के लिए होता है, मींस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया और दोबारा हो सकता है प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में बदल जाए। तो ये कंडीशन चलती रहती है, और जो इक्विलिब्रियम है उनके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे KClO3 ब्रेक होने के बाद KCl+3O2 बनाता है, फिर वो दोनों रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन बैक। PCl5 ब्रेक होकर PCl3 और Cl2 बनाते हैं, और दोनों रिएक्ट करते हैं, फिर से PCl5 बनाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा लास्ट एरो है डबल हेडेड स्ट्रेट एरो। इस एरो को कहते हैं डबल हेडेड स्ट्रेट एरो। ये एरो लगाया जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, कंजुगेशन, इनको दिखाने के लिए। तो जब सिमिलर स्ट्रक्चर हो, केवल उनमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम पे आपको दिखाई दें, तो ये होता है डबल हेडेड एरो। तब यूज किया जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। जैसे नेगेटिव चार्ज अभी यहाँ था, अभी इसने मूव किया, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, तो एटम में कोई चेंज नहीं आया, केवल इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। तो ये कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो भी पढ़ेंगे या कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर है, उनके लिए उन स्ट्रक्चर को दिखाता है डबल हेडेड एरो। तो आज हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था ये स्टार्टिंग था, ये मैंने इसीलिए आपको इस पर इतना ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि इसको आप समझेंगे तो पूरी केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इजी होती हैं इन्हीं एरो की वजह से। मैंने इन्हीं से सीखी है, तो इसको जरूर पढ़िए आप। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होमोलिटिक हेट्रोलिटिक से स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ मैं सॉल्यूशन की इंग्लिश लेक्चर सीरीज भी लेके आ रही हूँ, वो हमारा बीच बीच में चलता रहेगा। तो अगर आपने सॉल्यूशन की वीडियो भी देखनी है तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को तो मैं आजकल प्रोवाइड करा ही रही हूँ, साथ में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो आ रही हैं, तो आप जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड बाय बाय।